नमस्ते। आइए इस वीडियो में एनसीईआरटी स्पर्श 2 के अध्याय 10 बड़े भाई साहब के प्रश्न उत्तर करते हैं। कथानायक की रुचि किन कार्यों में थी? लेखक का जी पढ़ने में बिल्कुल न लगकर मनोरंजन और खेलकूद में लगता था। उसकी रुचि कंकड़ियां उछालने, गुल्ली डंडा खेलने तथा पतंगबाजी में थी। बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय पहला सवाल क्या पूछते थे? उनका पहला सवाल यह होता, कहाँ थे? दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? दूसरी बार पास होने पर लेखक की स्वच्छंदता बढ़ गई और वे बड़े भाई साहब की सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगे। बड़े भाई साहब छोटे भाई से उम्र में कितने बड़े थे और वे कौन सी कक्षा में पढ़ते थे? बड़े भाई साहब लेखक से 5 साल बड़े थे और 9वीं कक्षा में पढ़ते थे। बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे? दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें न कोई अर्थ होता न कोई सामंजस्य। अब ये लिखित प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको 25 से 30 शब्दों में देने हैं। छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते वक्त क्या क्या सोचा और फिर उसका पालन क्यों नहीं कर पाया? लेखक ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय इरादा किया कि वे आगे से खूब जी लगाकर पढ़ाई करेंगे, किंतु मैदान में जाते ही वहां की हवा में वे खेल कूद में लग जाते और सब कुछ भूल जाते। एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटा भाई बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई? एक दिन जब लेखक गुल्ली डंडा खेलने के बाद लौटे, तो भाई साहब ने उनको खूब डांटा और कहा कि उन्हें खेल छोड़ पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें अव्वल आने पर घमंड हो गया है और घमंड तो किसी का भी नहीं टिकता। बड़े भाई साहब को अपने मन की इच्छाएं क्यों दबानी पड़ती थी? बड़े भाई साहब लेखक से 5 साल बड़े थे और उन्हें एक अभिभावक की भूमिका भी निभानी पड़ती थी। अगर वे स्वयं ही खेलकूद में लग जाते तो छोटे भाई को सही राह पर कैसे रख पाते? इसी कर्तव्य बोध से उन्हें अपनी इच्छाएं दबानी पड़ती थी। बड़े भाई साहब छोटे भाई को क्या सलाह देते थे और क्यों? बड़े भाई साहब लेखक को पढ़ने की सलाह देते थे ताकि वे अच्छे अंकों से पास हों। इसलिए वे उसे खेलकूद के लिए मना करते थे। वह कहते थे कि खेल कूद में वक्त गंवाकर वे इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहेंगे। छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का क्या फायदा उठाया? छोटे भाई ने बड़े भाई के नरम व्यवहार का अनुचित फायदा उठाया। अब वे अधिक स्वच्छंद हो गए और बिना डरे खेल कूद में अधिक समय बिताने लगे। उन्हें विश्वास हो गया कि वे बिना पढ़े ही पास हो जाएंगे। अब अगले कुछ प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में देने हैं। प्रश्न 1, बड़े भाई की डांट फटकार अगर न मिलती तो क्या छोटा भाई कक्षा में अव्वल आता? अपने विचार प्रकट कीजिए। मुझे लगता है कि अगर बड़े भाई की डांट फटकार अगर न मिलती तो छोटा भाई अपना सारा समय खेलकूद में ही बिता देता।
वह जितना पढ़ता था उतनी भी पढ़ाई नहीं करता। उन्होंने अपने बड़े भाई की डांट से ही समय के महत्व को समझा। एक अनुशासित व्यक्ति ही जीवन में सफलता पा सकता है। बड़े भाई साहब की बातें यद्यपि उन्हें पसंद ना थी, लेकिन उन्हें सही राह पर रखने में कारगर साबित हुई। प्रश्न 2। इस पाठ में लेखक ने समुचित शिक्षा के किन तौर तरीकों पर व्यंग किया है? क्या आप उनके विचार से सहमत हैं? बड़े भाई साहब पाठ में लेखक ने व्यंग करते हुए कहा है कि यह शिक्षा अंग्रेजी बोलने, लिखने, पढ़ने पर ज्यादा जोर देती है। इसमें रटने की प्रणाली पर भी जोर है। अर्थ समझ में आए या ना आए, रटकर बच्चा पास हो जाता है। साथ ही दूसरे देश के इतिहास को और वहाँ के राजाओं के नाम भी याद करने पड़ते हैं। ऐसी शिक्षा लाभदायक कम और बोझ ज्यादा होती है। प्रश्न 3। बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है? बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ केवल किताबी ज्ञान से नहीं, बल्कि अनुभव से आती है। इस तर्क की पुष्टि के लिए उन्होंने अपनी अम्मा, दादा और हेडमास्टर की माँ के उदाहरण भी दिए हैं। वे पढ़े लिखे न होने पर भी हर समस्या का समाधान आसानी से कर लेते हैं। अनुभवी व्यक्ति को जीवन की समझ होती है। वे परिस्थिति के अनुसार अपने को ढालने की क्षमता रखते हैं। प्रश्न 4। छोटे भाई के मन में बड़े भाई साहब के प्रति श्रद्धा क्यों उत्पन्न हुई? छोटे भाई को खेलना बहुत पसंद था। वह हर समय खेलता रहता था। बड़े भाई साहब इस बात पर उसे बहुत डांटते थे। उनके डर के कारण वह थोड़ा बहुत पढ़ भी लेता था। परंतु खेलने के बाद भी जब उसने कक्षा में अव्वल स्थान प्राप्त किया तो उसे घमंड हो गया। उसे बड़े भाई का डर भी जाता रहा। वह बेखौफ होकर खेलने लगा। एक दिन पतंग उड़ाते समय बड़े भाई साहब ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने उसे समझाया कि अगली कक्षा की कठिनाइयों के बारे में भी बताया। उन्होंने बताया कि वह कैसे उसके भविष्य के कारण अपने बचपन का गला घोट रहे हैं। उनकी बातें सुनकर छोटे भाई की आंखें खुल गईं। उसे समझ आया कि उसके अव्वल आने के पीछे बड़े भाई की ही प्रेरणा है। इससे उसके मन में बड़े भाई के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई। प्रश्न 5। बड़े भाई के स्वभावगत विशेषताएं बताइए। बड़े भाई साहब अध्ययनशील हैं, अनुभवी हैं। वे हमेशा किताबें खोले रहते हैं, घोर परिश्रमी हैं। चाहे उन्हें समझ में आए या ना आए, परिश्रम करते रहते हैं। वे बोलने में भी अच्छे हैं। छोटे भाई को हमेशा समझाते रहते हैं। वे छोटे भाई को जीवन में अनुभव की महत्ता समझाते हैं, उचित मार्गदर्शन करते हैं। बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में से किसे और क्यों महत्वपूर्ण कहा है? बड़े भाई साहब ने जीवन में अनुभव को किताबी ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण कहा है, क्योंकि जीवन का अनुभव जिंदगी में कई संघर्षों से हासिल होता है। इसे किताबें पढ़कर हासिल नहीं किया जा सकता। पुस्तकें व्यवहारिक शिक्षा की जानकारी नहीं देती। जीवन में सही गलत का निर्णय करने के लिए अनुभव की ही आवश्यकता होती है। ब, बताइए पाठ के किन अंशों से पता चलता है कि क छोटा भाई अपने भाई साहब का आदर करता है? तो इसका उत्तर होगा, पतंगबाजी के समय बड़े भाई ने समझाया कि वह बड़ा है, उसे गलत राह पर नहीं जाने देगा। वह भले ही फेल हो जाए, पर छोटे भाई को फेल नहीं होने देगा। यह सुनकर छोटे भाई के मन में बड़े भाई के लिए आदर भर आया। भाई साहब को जिंदगी का अच्छा अनुभव है। उत्तर, बड़े भाई को जिंदगी का बड़ा अनुभव है। वे जानते हैं कि दादा ने अपनी मेहनत की
कुशलता से परिवार पालन किया है, वह ये भी जानते हैं कि अपनी इच्छाओं पर काबू करके ही वह छोटे भाई को ठीक रख सकते हैं। भाई साहब के भीतर भी एक बच्चा है। उत्तर: बड़े भाई साहब छोटे भाई को समझा रहे थे, उसी समय एक पतंग कटकर आई। छोटा भाई उसे लूटने दौड़ा, परंतु लंबे होने के कारण बड़े भाई ने लूट ली। वे हॉस्टल की ओर दौड़े। ये उनके भीतर बच्चा होने का प्रमाण है। घर: भाई साहब छोटे भाई का भला चाहते हैं। बड़े भाई साहब छोटे भाई को ज्यादा खेलने के लिए डांटते, उसका भला बुरा समझाते, गलत सही को समझाते। वह चाहते थे कि उनका छोटा भाई ठीक रहे और अव्वल आए। निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए, अर्थात उसका अर्थ बताइए। इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। इसका अर्थ है, बड़े भाई साहब इम्तिहान पास होने को बहुत महत्व नहीं देते थे। वह कहते थे कि किताबें रट के पास हो सकते हैं, परंतु जीवन के अनुभवों और बुद्धि के विकास से इंसान बुद्धिमान बनता है। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है। मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेलकूद का तिरस्कार न कर सकता था। इस लाइन का अर्थ है, लेखक हर समय अपने खेलकूद से सपाटे में मस्त रहता और बड़े भाई से डांट खाता था, परंतु फिर भी खेलकूद नहीं छोड़ता था। जैसे संकटों में फंसकर भी मनुष्य अपनी मोहमाया नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार छोटा भाई खेलकूद को नहीं छोड़ता था। बुनियाद ही पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायेदार बने। बड़े भाई साहब का विचार था कि यदि मकान की नींव ही कमजोर हो तो उस पर मंजिलें खड़ी नहीं हो सकती हैं। यानी अगर पढ़ाई की शुरुआती आधार ठोस नहीं हो तो आदमी आगे चलकर कुछ नहीं कर पाता है। पढ़ाई के साथ साथ उसके लिए अनुभव भी बहुत जरूरी है। आंखें आसमान की ओर थी, मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला आ रहा था। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। लेखक जब पतंग लूट रहा था तो उसकी आंखें आसमान की ओर थी और मन पतंग रूपी शाहगीर की तरह। उससे पतंग एक दिव्य आत्मा लग रही थी जो धीरे धीरे नीचे आ रही थी और वह उसे पाने के लिए दौड़ रहा था। भाषा अध्ययन: निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। नसीहत, सुझाव, शिक्षा। रोष, गुस्सा, क्रोध। आजादी, स्वतंत्रता, स्वच्छंदता। राजा, नृप, भूपति। ताज्जुब, आश्चर्य, हैरान। निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। सिर पर नंगी तलवार लटकना। सीबीआई ने जांच शुरू करके सबके सिर पर नंगी तलवार लटका दी। आड़े हाथों लेना। पुलिस ने चोर को आड़े हाथों ले लिया। अंधे के हाथ बटेर लगना। कर्मचारी को जब रुपयों से भरा थैला मिला तो मानो अंधे के हाथ बटेर लग गई। लोहे के चने चबाना। मजदूर दिन रात मेहनत करते हैं, पैसों के लिए वह लोहे के चने चबाते हैं। दांतों पसीना आना। राम की जिद के आगे उनके पिताजी के दांतों पसीना आ गया। ऐरा गहरा नत्थु खैरा। उस पार्टी में ऐरा गहरा नत्थु खैरा भी आ गया। निम्नलिखित शब्दों को तत्सम तद्भव देशी आगत शब्दों के आधार पर छांट कर लिखिए। तो तत्सम शब्द हैं जन्मसिद्ध, चेष्टा, निपुण, सूक्तिबान, विद्वान, आधिपत्य, प्रातःकाल, अवहेलना। तद्भव शब्द हैं आंख, घुड़कियां, पन्ना। देशज हैं दाल भात, जानलेवा, आंख फोड़,
मेला तमाशा, फटकार भाई साहब। आगत शब्द: पोजीशन, जल्दबाजी, पुख्ता, मसलन, स्पेशल, स्कीम, टाइम टेबल। अरबी फारसी शब्द हैं फजीहत, हाशिया, तालीम, हर्फ, जमात। दिए गए वाक्यों में कौन सी क्रिया है, अकर्मक या सकर्मक? उन्होंने वहीं हाथ पकड़ लिया, सकर्मक। फिर चोरों सा जीवन कटने लगा, अकर्मक। शैतान का हाल भी पड़ा ही होगा, सकर्मक। मैं ये लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता, सकर्मक। समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो, सकर्मक। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था, अकर्मक। एक प्रत्यय लगाकर शब्द बनाइए। विचार से वैचारिक, इतिहास ऐतिहासिक, संसार सांसारिक, दिन दैनिक, नीति नैतिक, प्रयोग प्रायोगिक, अधिकार आधिकारिक। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।